Hello everyone. So, our today's topic is historical materialism, which was given by Karl Marx. But before that, I will introduce myself to you guys. Myself, Sanket Kumar. I completed my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, and I have also completed my masters in political science from Delhi University. Other than that, I have also cleared UGC NET 3 times. And at the same time, I have also given exams like UPSC, MPPSC, IBPS, and I have also cleared JEE mains in 2015 and 2016. And other than that, I also have more than 2 years of teaching experience in the same field. Okay, so I think you guys know about me sufficiently. Now we will move further. तो जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, तो वहां पर हमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के आइडिया को कहां से बोरो किया, या मैं बोलूं कि कहां से उन्होंने इस चीज का आइडिया लिया कि चीजों को उस पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, एक डायलेक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। जब हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डायलेक्टिक्स की, राइट। तो उस डायलेक्टिक्स के आइडिया को देने वाला कोई और नहीं, वो थे हीगल। हीगल का ही आइडिया था डायलेक्टिक्स का, राइट। और हीगल ने ही आइडिया दिया था नेचर ऑफ स्टेट का, कि स्टेट किस तरह से बनी, किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई स्टेट। वो सारी चीजें जो है वो हीगल ने इनिशिएट की, और उसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए जब कार्ल मार्क्स उस चीज को अडॉप्ट करेंगे, तब वो कहीं ना कहीं उस आइडिया को एक मटेरियल पर्सपेक्टिव का आइडिया देंगे, और उस हिस्ट्री को, जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री है, उसे जोड़ेंगे एक मटेरियल कॉन्टेक्स्ट से, एक इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से। सो कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हीगल के नेचर ऑफ स्टेट, हीगल के डायलेक्टिक्स के आइडिया को, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैं हीगल का आइडिया बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ कार्ल मार्क्स को समझने के लिए ही जरूरी नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कंटिन्यूअसली यूजीसी नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। और ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है जिससे स्टूडेंट्स को समझने में कई बार काफी प्रॉब्लम होती है, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हीगल के आइडिया को, राइट। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मूव फॉरवर्ड। चलिए, डायलेक्टिक्स। आखिरकार ये डायलेक्टिक्स है क्या? वर्ड हमने कई बार सुना है, लेकिन इस डायलेक्टिक्स को समझना सबसे पहले हमारे लिए काफी जरूरी है, अगर हम हीगल के आइडिया को समझना चाहते हैं। डायलेक्टिक्स, जब भी दो पर्सन्स के बीच में कोई डायलॉग हो रहा है, राइट, कोई भी कन्वर्सेशन हो रहा है, किसी चीज को लेकर के बहस हो रही है, तो हम उस चीज को डायलेक्टिक बोल सकते हैं। डायलेक्टिक मतलब कि दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन, राइट। कोई भी दो पर्सन है, अगर ए एंड बी, तो इन दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन के थ्रू जो आइडियाज निकल करके आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम कोई एक डिबेट करते हैं, उस डिबेट के थ्रू जो आइडियाज निकल के आ रहे हैं, चाहे वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में हो, चाहे वो नेगेटिव एस्पेक्ट में हो, उन सभी आइडियाज को एक फॉर्म जो देते हैं, एक जो बात बोली जाती है, वो है डायलेक्टिक, राइट। अब जब हम हीगल के डायलेक्टिक की बात करते हैं, तो हीगल ने डायलेक्टिक को 3 फॉर्म में डिवाइड किया कि डायलेक्टिक कैसा होगा। डायलेक्टिक कैन बी अ थीसिस। अब हम जाएंगे, इन वर्ड्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम डायलेक्टिक की बात करते हैं, तो इट कैन बी अ थीसिस, और इट कैन बी अ एंटीथीसिस, और इट कैन बी अ सिंथेसिस। अब ये थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस आखिरकार है क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। और अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, सो यू ऑल गाइज आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, राइट। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस है क्या, राइट। चलिए, तो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये जो आइडिया थे, ये हीगल ने दिए।
जब उन्होंने अपनी डायलेक्टिक की थ्योरी को दिया। जब डायलेक्टिक की थ्योरी को उन्होंने दिया तो कुछ लॉज उन्होंने डायलेक्टिक के दिए कि जब भी कोई डायलेक्टिक होगा, जब भी कोई डायलॉग होगा, तो उसमें कुछ लॉज फॉलो होंगे, राइट। और वो लॉ क्या क्या दिए उन्होंने? उन्होंने बोला कि देयर विल बी अ यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, there will be a negation of negatives, and there shall be a positivity, and that positivity will progress further। चलिए, तो इस चीज को हम समझते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं थीसिस की। तो इस चीज को हम थोड़ा आइडिया लेते हुए चलें। तो जस्ट अ मिनट, एक ब्लैंक स्लाइड पर मैं आप लोगों को ये चीज समझाना चाहूंगा कि कोई भी टॉपिक हमने उठाया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि किसी को आईफोन खरीदना है, राइट। आप स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट है जिसका मानना है कि उसे एक आईफोन खरीदना है, राइट। अब जब वो आईफोन खरीदने के लिए अपने दोस्त को बोलता है, तो एक दोस्त है जिसने काफी सारे पॉजिटिव्स उसको गिनाए आईफोन के, कि भाई आईफोन है, आईफोन में अच्छा प्रोसेसर तुम्हें मिलेगा, अच्छा कैमरा मिलेगा, काफी सारी चीजें गिनाई। लेकिन वहीं दूसरा एक और फ्रेंड आया, और उस फ्रेंड ने उस आईफोन से रिलेटेड काफी सारे नेगेटिव्स गिना दिए। जैसे कि भाई उसकी प्राइस काफी ज्यादा महंगी होगी, राइट। क्या वो उतना प्राइस अफोर्ड कर सकता है? कहीं उसके लिए उसे ईएमआई तो नहीं करवाना पड़ रहा, कहीं लोन तो नहीं लेना पड़ रहा है, राइट। तो काफी सारे नेगेटिव्स भी आए, काफी सारे पॉजिटिव्स भी आए। तो कहीं ना कहीं आईफोन से रिलेटेड हमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिले, तो वी कैन से कि पॉजिटिव जो है एक थीसिस हो गया उस चीज का, एंड नेगेटिव जो है एक एंटी थीसिस हो गया, राइट। एक एंटीथीसिस हो गया क्या? नेगेटिव। कि कोई एक पॉजिटिव चीज है, उसी का एक आगे चल करके बन रहा है नेगेटिव, राइट। चलिए, सो बैक टू आवर टॉपिक। तो हमने देखा कि थीसिस और एंटीथीसिस हैं। उसी चीज को हीगल ने क्या किया, सोसाइटल एस्पेक्ट पर लेकर के आए, और सोसाइटी के एस्पेक्ट से जब वो आगे बढ़े, तो उन्होंने उसी चीज को स्टेट तक लेकर के गए। तो जब हम बात करें एक थीसिस की, उन्होंने क्या बोला कि जब हम एक फैमिली को देखते हैं, तो फैमिली में हमें एल्ट्रुइज्म देखने को मिलता है, एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, कि एक फैमिली के जो मेंबर्स हैं, फैमिली के मेंबर्स का एक दूसरे के प्रति लगाव रहेगा। भाई आपकी फैमिली है, आपके भाई बहन हैं, आपके मम्मी पापा हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो लगाव रहेगा, आप हमेशा उनका भला चाहेंगे। तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव थिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट हो जाता है सोसाइटी का, कि आप फैमिली का तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा आप अगर थोड़ा बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहां पर ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा क्या? नेगेटिव। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फैमिली के अंदर एल्ट्रुइज्म तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, राइट। जो कि एक फैमिली जो है वो एक स्पेसिफिक होती है। तो हीगल ने बोला कि हम इसको क्या मान लेते हैं, एक थीसिस मान लेते हैं, राइट। फैमिली को हमने माना थीसिस। वहीं सोसाइटी को अगर हम देखें, तो सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलेगा ईगो, राइट। सोसाइटी के लोगों के अंदर हमें ईगो देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी किस बेसिस पर वर्क कर रही है? सोसाइटी वर्क कर रही है वेलफेयर के बेसिस पर। अगर हम कहीं ना कहीं एक दूसरे का वेलफेयर नहीं सोच रहे होते, तो क्या होता? तो ये सोसाइटी आगे वर्क नहीं कर रही होती। तो सोसाइटी के अंदर भी हमें दोनों चीजें देखने को मिली। पॉजिटिव भी देखने को मिला, दैट इज वेलफेयर, राइट। एंड नेगेटिव भी देखने को मिला, दैट इज ईगो। लोगों के अंदर जो ईगो है वो। तो हमने सोसाइटी को माना एंटीथीसिस। चलिए, तो अब हम वापस से जब लॉस पर जाएं, तो लॉ पर हमने देखा कि अपोजिट जो होंगे वो यूनाइट हो जाएंगे, राइट। अपोजिट जो है यूनाइट हो जाएंगे, मतलब कि अल्ट्रुइज्म और स्पेसिफिक जो है वो यूनाइट हुए, ईगो और वेलफेयर यूनाइट हुए। इन दोनों ने मिलकर के फैमिली को बनाया, इन दोनों ने मिलकर के सोसाइटी को बनाया। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि निगेशन ऑफ निगेटिव। अब इनमें क्या होगा, जब ये चारों एस्पेक्ट मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसे हम हटा देंगे, राइट। उसे हम हटा देंगे, वो निगेट हो जाएगा, और उसके बाद जो पॉजिटिव एस्पेक्ट बनेगा वही सिर्फ हिस्ट्री में आगे जाएगा, राइट। सो यहां से पॉजिटिव क्या था? एल्ट्रुइज्म। एंड इधर से पॉजिटिव क्या था? वेलफेयर। तो जब हम लोगों ने एल्ट्रुइज्म और वेलफेयर को मिलाया, तब इन दोनों के मिलने से बना सिंथेसिस,
और ये जो सिंथेसिस बना, वही सिंथेसिस क्या बनाएगा, स्टेट का फॉर्मेशन करेगा, राइट। यही जो सिंथेसिस है वो क्या है, स्टेट। तो स्टेट के अंदर हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलेगा एल्ट्रुइज्म का, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी के वेलफेयर का, राइट। एक स्टेट जो है वो फैमिली के बारे में भी सोचेगा, एक स्टेट जो है वो एज अ होल सोसाइटी के बारे में भी सोचेगा, ठीक है। तो ये जो था, ये हीगल का आइडिया था डायलेक्टिक्स को रिलेटेड। ओके। तो जब हम इसी आइडिया को, जब मैं मार्क्स के साथ थोड़ा इसको कंपेयर करूं, तो हम देखेंगे कि हीगल का जो डायलेक्टिक्स का आइडिया है वो खत्म हो जाता है कहां पर, स्टेट पर। उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन रहेगा क्या रहेगा, स्टेट। लेकिन वहीं अगर मैं इसी आइडिया को मार्क्स तक लेकर के जाऊं, तो मार्क्स का जो डायलेक्टिक्स का आइडिया है वो कहां तक जाएगा, वो जाएगा कम्युनिज्म तक। कि जब तक सोसाइटी में कम्युनिज्म स्टेब्लिश नहीं हो जाएगा, तब तक ये थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, राइट। चलिए, तो ये जो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का जो आइडिया दिया, जिसको हम आइडिया बेस्ड डायलेक्टिक्स भी बोलते हैं हीगल का, राइट। ये चीजें थी, इसी से इंस्पायर हुए मार्क्स, और वो अपना फिर आगे आइडिया देंगे। तो हीगल के ही कुछ कोट्स हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इसी से रिलेटेड। हीगल ने बोला था कि हिस्ट्री इज नथिंग बट कॉन्ट्राडिक्शन, एंड व्हेन कॉन्ट्राडिक्शन एंड्स, हिस्ट्री एंड्स। मतलब, अगर मैं इसी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आप लोगों को समझाया उसी से कंपेयर करूं, तो क्या है, हिस्ट्री इज नथिंग बट कॉन्ट्राडिक्शन। हिस्ट्री के अंदर थीसिस और एंटीथीसिस होंगे, और उनसे मिलकर के सिंथेसिस बनेगा। और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वही सिंथेसिस थीसिस का काम करेगा, और उसके अपोजिट में आएगा एंटीथीसिस, और फिर से एक सिंथेसिस बनेगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। अगर ये प्रोसेस एंड हुई तो उसी दिन हिस्ट्री का एंड हो जाएगा। और वहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि इनका जो आइडिया है डायलेक्टिक्स का, उसके अंदर जो इन्होंने हिस्टोरिकल डायलेक्टिक्स की जो बात की है, उसका एंड कहां पर हो रहा है, इनका इनका हो रहा है स्टेट का। और इसीलिए हम मानते हैं कि इनके लिए स्टेट सबसे ऊपर था, राइट। और स्टेट सबसे ऊपर था, वो हमें इस थॉट में भी देखने को मिलता है जब उन्होंने बोला कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट कुछ नहीं है, स्टेट क्या है, अपने आप में एक गॉड है, एक गॉड की सवारी है, कहां पर, अर्थ पर, राइट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये डायलेक्टिक्स का मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन दिया हुआ है, राइट। और इसी डायलेक्टिक के आइडिया को जब हम मटेरियलिज्म से और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से जोड़ देंगे, तब हमें मिलेगा कम्युनिज्म, जो कि हमें कार्ल मार्क्स के आइडियाज में देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की। जब हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट थीसिस और एंटी थीसिस हमें देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए, तो हिस्ट्री को जब मटेरियल एस्पेक्ट से, जब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जोड़ करके देखा कार्ल मार्क्स ने, तब हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से कम्युनिज्म सोसाइटी में आएगा, उस चीज के बारे में बात करते हैं कार्ल मार्क्स। तो उन्होंने सोसाइटी की प्रोग्रेस को देखा, और हिस्ट्री को मटेरियल एस्पेक्ट से जोड़ा, और बोले कि जब हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी, इस प्रिमिटिव सोसाइटी में हुआ करते थे हंटर और गैदरर्स। उस टाइम पर सोसाइटी कोई भी क्लासेस में डिवाइडेड नहीं थी। लेकिन जब सोसाइटी प्रोग्रेस हुई, तब हमें देखने को मिले मास्टर्स एंड स्लेव्स। मास्टर्स एंड स्लेव्स जब हमें देखने को मिले, तो एक क्लास था मास्टर्स का और एक स्लेव्स था। स्लेव्स वर्क किया करते थे किसके लिए, मास्टर्स के लिए। और यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, ऑफ कोर्स ह्यूमन, राइट। उसके बाद जब हम थोड़ा और आगे बढ़े, तो हमें देखने को मिले लॉर्ड एंड सर्फ। ये तब की बात है जब मोनार्क्स हुआ करते थे, राइट। और काफी सारे लैंड पर लॉर्ड्स का रूल हुआ करता था, और सर्फ जो है वो उनके खेतों में जाकर के, उनके लैंड में जाकर के काम किया करते थे। लेकिन यहाँ पर भी ह्यूमन क्या था, एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। लेकिन जब थोड़ा और सोसाइटी आगे बढ़ी, तो सोसाइटी में क्लास का डिवीजन हुआ, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट क्लास। और ये कब हुआ, ये हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बना स्टीम इंजन। और स्टीम इंजन के आने से क्या हुआ, स्टीम इंजन से के आने से एक कैपिटलिज्म का उस लेवल पर एवोल्यूशन हुआ कि हर कोई कैपिटलिस्ट क्या चाहता था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, उसके अलावा किसी भी और चीज से मतलब नहीं है।
तो इसी चीज को जब हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के एस्पेक्ट से देखेंगे मार्क्स के, तो हम देखेंगे कि किस तरह से मटेरियली सोसाइटी का एवोल्यूशन हो रहा है, राइट। अब जब बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट क्लास आई, तब मार्क्स का बोलना है कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन है वो उस पीक लेवल पर पहुंचेगा जहां पर कि प्रोलेटेरिएट क्लास क्या करेगा, अपोजिट जाएगा किसके, रेवोल्यूशन करेगा किसके अगेंस्ट, बुर्जुआस के अगेंस्ट। और उससे क्या होगा, प्रोलेटेरिएट्स जो हैं वो अपना रूल स्टेब्लिश करेंगे, राइट। क्लास जो है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड होगा, और इनिशियली क्या होगा, एक सोशलिज्म आएगा सोसाइटी के अंदर। और इस सोशलिज्म के अंदर क्या होगा कि जो मेजॉरिटी क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, वो मींस ऑफ प्रोडक्शंस को ओन करेगी और सोसाइटी को चलाएगी। लेकिन धीमे धीमे क्या होगा, जब बुर्जुआ क्लास धीमे धीमे वो भी प्रोलेटेरिएट के बराबर आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, सोसाइटी में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। कोई भी किसी भी तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, सोसाइटी पूरी तरह से इक्वल हो जाएगी। तब हमें सोसाइटी में ना तो स्टेट की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी तरह के किसी गॉड की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस सिचुएशन को कार्ल मार्क्स बोलते हैं कम्युनिज्म। जब कि सारी चीजें सभी की होंगी, सारी चीजों को ओन सभी लोग कर रहे होंगे, किसी पर भी किसी का राइट नहीं रहेगा, राइट। सो ये जो सारी की सारी अप्रोच है, इस अप्रोच को एवोल्यूशनरी अप्रोच की तरह कार्ल मार्क्स ने लिया और अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के आइडिया को उन्होंने दिया, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्या होगा अगर किसी भी तरह से हैव्स, हैव्स कौन है, जो कि पैसी वाली क्लास है, रिच क्लास है, प्रोलेटेरिएट जो सॉरी बोर्जुआ बुर्जुआ जो क्लास है, राइट। सो उनका जो है, उनके बीच में अगर कभी लड़ाई होती है, अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए लड़ रहे हैं, वो है वॉर ऑफ एलिट्स। उसमें इतना किसी का नुकसान नहीं है उनका। लेकिन जब हैव और हैव नॉट्स के बीच में लड़ाई होगी, वो किस लिए होगी, वो होगी मींस ऑफ प्रोडक्शन के लिए, राइट। क्योंकि कैपिटलिज्म क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहता है। और जब जो पुअर क्लास है वो रूल मेकिंग पोजीशंस पर आएंगे, तब ये सारा प्रॉफिट का खेल खत्म हो जाएगा और धीमे धीमे सोसाइटी कम्युनिज्म की तरफ आगे बढ़ जाएगी, राइट। सो ये सारा जो आइडिया था, ये था कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जिसमें कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री को एक मटेरियल एस्पेक्ट में देखा। और इससे आगे के कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू अनअकैडमी टीम फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी for such an demo class. Thank you so much.